तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पृथ्वी का परिक्रमण, घूर्णन, उसकी अपने अक्ष से स्थिति, अपने एक्सिस, अपने तल से झुकाव, ये सारे हम लोगों ने चीज़ें जो है हम लोगों ने जान ली थी। ठीक है, व्यास हम लोगों ने देख लिया था, ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। इसी के साथ हम लोगों ने जो है प्लैनेट्स के बारे में लगभग पूरी जानकारी ले ली। अब जो है हम थोड़े से उनके उपग्रह के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है पृथ्वी, तो जाहिर सी बात है कि पहले हम उसी के उपग्रह के बारे में बात करेंगे। तो हमारा उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रमा की ओर से। जैसा कि ये ग्राफ यहाँ पर बना चुका हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए। तो हिंदी में कहते हैं चंद्रमा, इंग्लिश में मून और उर्दू में महताब। ठीक है, यह क्या है? पृथ्वी का जीवाश्म है। अगर कोई पूछ दे कि चंद्रमा क्या है, क्या कैसा रिएक्ट करता है, तो ये पृथ्वी का जीवाश्म है। क्यों है पृथ्वी का जीवाश्म? क्योंकि ये पृथ्वी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, इस कारण से हम इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। पिछली वीडियो में, पिछली कुछ टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए सूर्य से थोड़ी दूर चली जाती है। ऐसा ही कुछ कंडीशन होता है यहाँ भी। पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा भी अपने ऑर्बिट में कभी थोड़ा पास तो कभी थोड़ा दूर चली जाती है। ठीक है, तो जब चंद्रमा दूर चली जाती है तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, किसी की वैल्यू बढ़ानी है, दूर चल गया तो उसमें लगा देते हैं अप मतलब वो बढ़ गया। वहाँ दूर था पृथ्वी किससे? सूर्य से, तो वहाँ पर 100 लगाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा दूर है किससे? पृथ्वी से, तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? भूमि। तो इसे हम क्या लगा देंगे? अपभू। और वहीं अगर ये पृथ्वी से थोड़ा नज़दीक आ जाता है, यहाँ अगर पृथ्वी से नज़दीक आ गया चंद्रमा, तो हम इसे कहेंगे उपभू। अगर इसकी वैल्यू घटानी है तो उपभू। लेकिन और इस इंग्लिश में इसे कहते हैं हम एपीग्यू। ठीक है, एपीग्यू। और इसे हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, उपभू को हम इंग्लिश में कहेंगे पेरिग्यू। ठीक है, पेरिग्यू। अपभू को एपीग्यू और उपभू को पेरिग्यू। तो पहले जब हम लोगों ने सूर्य और पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों को पता था कि कौन सा डेट में जो है हमें ठंडी पड़नी है और कौन सा डेट में हम लोगों को गर्मी पड़नी है। ठीक है, अब जनवरी और जुलाई के महीने में। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई डेट फिक्स नहीं कि चंद्रमा कब पास आता है और कब दूर चला जाता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि अंतरिक्ष के अध्ययन को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वैसे ही चंद्रमा के अध्ययन को, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेरेनोलॉजी। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है एक बार कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेरेनोलॉजी। यह एकमात्र उपग्रह है, मतलब यह एक ऐसा उपग्रह है जिसे हम रात की रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रात की रानी, इसे हम रात की रानी के नाम से भी जानते हैं। यह भी पृथ्वी से दूर और पास चला आता है, ऐसा मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो शुरू में आप लोगों को हम ये भी बताया था मैंने कि जिसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है उसे हम जो है ग्रह नहीं कह सकते। ठीक है, या फिर उसे हम तारा नहीं कह सकते। वैसे ये भी है, इसके पास भी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं है। ये भी सूर्य से रोशनी लेता है, इस वजह से ये चमकता है। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 3,84,000। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर है। ये तो सब जानते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो प्रकाश है वो कितने टाइम में हमारे पास पहुंच जाता है? तो इसका प्रकाश 1.3 मिली सेकेंड्स में ये हम तक पहुंच जाता है। कैसे? मतलब देखिए, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं 3,84,000 किलोमीटर, तो इसकी दूरी हो गई। तो ये 3,00,000 को तो एक ही सेकेंड में कंप्लीट कर देगा। प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, तो ये
1 सेकेंड में 3 लाख कंप्लीट कर लिया, और जो 84,000 बचा उसे मिली 3 सेकेंड्स में ये कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, जब कभी देखिए क्या होता ये है कि चंद्रमा पृथ्वी के पास आने लगती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि कभी दूर और कभी पास आने लगती है। तो ठीक है, तो जब कभी चंद्रमा पृथ्वी से पास आने लगती है, लिख देता हूँ, चंद्रमा जब पृथ्वी से पास आने लगती है, पास आती प्रतीत होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं सुपर मून। इस घटना को हम सुपर मून के नाम से जानते हैं। तो इस स्थिति में हमें कितना मतलब चांद का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को चांद का 59% हिस्सा जो है दिखाई पड़ता है। इसे ही हम सुपर मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो है इसी कंडीशन में हम लोग को दिखाई देता है। और यदि पूछ देता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो भाई 0% हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमावस के दिन जो है पूरा काला हो जाता है, जिसकी वजह से चांद हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो सबसे कम यदि पूछ देता है तो 0%, और सबसे अधिकतम यदि सुपर मून की कंडीशन में पूछ दे तो 59%। ओके, तो ये सारी तो हो गई चांद के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई चांद है तो इस पर ग्रहण वगैरह भी लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब जो है सारी चीज़ें जो हैं लगती हैं। तो इसको भी हम जानेंगे। तो किसके द्वारा हम जानेंगे? चांद की कलाओं से। ठीक है, फेजेस ऑफ मून, PH, फेजेस ऑफ मून। ठीक है, चांद की कलाएं, ये कैसे घूमता है, ठीक है, कैसे कैसे घूमता है, कहाँ कहाँ घूमता है, कि हमें इससे पता लगता है कि कब जो अमावस लगता है, कब पूर्णिमा लगता है, कब चंद्रग्रहण लगता है। ये सारी चीज़ें जो हम चांद की कलाओं से पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं पहले। जैसा कि ये हो गया हमारा सूर्य, हमें ये सूर्य हो गया। अभी यहाँ हम पहले बना लेते हैं हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी। अब इन दोनों के बीच में जो है आएगा चंद्रमा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा चांद। ये दोनों एक सीध में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है देख के अंदाजा लगा लिए होंगे कि भाई तीनों अगर एक सीध में है तो यहाँ पर पक्का जो है सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण तो पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसा आप सोच चुके होंगे, लेकिन नहीं, ये ग्रहण की कोई भी मतलब इसमें कोई भी कंडीशन ग्रहण का नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ये 2D स्ट्रक्चर है। देखने में ये लग रहा है कि ये तीनों जो हैं ये एक लाइन में है, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो है ना थोड़ा 5 डिग्री के एंगल पे ऊपर नीचे हैं। जैसे कि आप यहाँ मेरे हाथों को देखिए, ये उंगलियाँ जो हैं आप लोगों को यहाँ से एक लाइन में दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए ऊपर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये उंगली थोड़ी पीछे है, ये थोड़ी आगे है। ठीक है, इसी तरह से ये सूर्य, चांद और पृथ्वी भी हैं, ये थोड़े आगे पीछे ऊपर नीचे हैं। ठीक है, इस स्थिति में जो है कोई भी ग्रहण नहीं लगता है। तो ये डायग्राम आखिर क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ रही हैं पृथ्वी पर और चांद पर, लेकिन क्योंकि पृथ्वी से ठीक आगे पड़ गया है चांद, तो यहाँ पे जो है सूर्य का पूरा रोशनी, सूर्य की पूरी रोशनी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, सूर्य की रोशनी सटीक जो है चांद के ऊपर वाले भाग में आके पड़ रही है। अगर दिशाओं के हिसाब से हम समझना चाहें तो उत्तरी भाग में पड़ रही है। ठीक है, चांद के उत्तरी भाग में जो है पूरी रोशनी जो है पड़ रही है। ठीक है, तो और हम जो है यहाँ बैठे हैं पृथ्वी में, हम यहाँ बैठे हैं, छुटकू जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है और वो देख रहा है चांद के इस वाले भाग को, नॉर्थ वाले भाग को, दक्षिण वाले भाग को। तो उसे कौन सा भाग जो है उजाला दिखाई देगा और कौन सा भाग काला दिखाई पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर हम ऊपर से देख नहीं सकते, ठीक है, तो चांद के इस वाले भाग में जो है पूरी रोशनी पड़ रही है, और ये जो भाग काला दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है।
यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही, तो यहाँ से छोटकू को चांद देखने पर जो है ये चांद पूरा काला नज़र आ रहा है। ठीक है, काला नज़र आ रहा है। अगर हम इसे काट करके बना दें तो चांद जो है इस शेप में दिखाई दे रहा है अभी लगभग। ठीक है, यहाँ वाला हिस्सा जो है काला पड़ गया, तो इसे ही हम जो है अमावस की स्थिति कहते हैं। ठीक है, अमावस की स्थिति हम इसे कहते हैं। कई सारी मूवीज़ बन चुके हैं, इसे हम कहते हैं न्यू मून। ठीक है, इसे हम न्यू मून की कंडीशन के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा कि चांद जो है अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है, तो चांद यहीं पे नहीं खड़ा रहेगा, ये जो थोड़ा सा है आगे खिसक जाएगा, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हो गया चांद, चांद हो गया। अब फिर जो है छोटकू उसको यहाँ से देखेगा। ठीक है, यहाँ से देखेगा तो क्या होगा कि अभी भी जो है सूर्य की रोशनी ऊपर वाले भाग में ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, अभी जो है सूर्य की रोशनी ऊपर वाले भाग में अब ज़्यादा पड़ रही है, तो ये वाला भाग जो है उजाला दिखाई पड़ेगा, और नीचे का भाग जो है हम लोगों को काला दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, ये सारे जो स्थिति में है, यहाँ पर भी हम लोगों को चांद काला दिखाई पड़ने लगा। तो अभी हम लोगों को चांद का कितना हिस्सा दिखाई पड़ रहा है? सिर्फ इतना। अभी हम लोगों को चांद के सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। अब फिर क्या होगा कि चांद रोटेट करके फिर से नीचे की ओर आ जाएगा और चांद पहुंच जाएगा यहाँ। अब हम चांद को देखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सूर्य की रोशनी यहाँ से होते हुए अब यहाँ पड़ रही है। इतने भाग में जो सफ़ेद भाग है वहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो हमें चांद जो है सफ़ेद दिखाई पड़ेगा, और जहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा वो हो जाएगा काला भाग। भाई काले भाग में जब रोशनी पड़ ही नहीं रही है तो वहाँ वो हमें कहाँ से दिखाई पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चांद को काट के निकालें तो हमें चांद का जो है इतना भाग दिखाई पड़ रहा है। ये भी 59% नहीं है। ठीक है, ये अभी पूर्णिमा की स्थिति नहीं आई है। अब जो है चांद आ जाएगा फिर से घूमते हुए यहाँ पृथ्वी के ठीक नीचे। आप बना देते हैं चांद को, ये पृथ्वी के नीचे। अब क्या होगा, छोटकू यहाँ बैठा है तो यहाँ अगर आगे बढ़ जाता है छोटकू। ठीक है, अब क्या होगा कि सूरज से जो रोशनी आ रही है अब तो उसको पृथ्वी छेंक लेगा। ठीक है, पृथ्वी छेंक लेगा तो उसका रोशनी जो है चांद के ऊपर पूरा नहीं पड़ पाएगा, मतलब ऊपर यहाँ पर ही पड़ेगा, नीचे की ओर नहीं पड़ेगा, नीचे की ओर। ठीक है, नहीं पड़ पाएगा। जैसे ये चांद की निचला हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़ पा रही है। ठीक है, अब जो है छोटकू उसको यहाँ से देख रहा है तो उसको जो है चांद का जो है इतना हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। कितना हिस्सा दिखाई पड़ रहा है भैया? इतना ज़्यादा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। चांद को हमें इतना हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यही है 59%, और यही कहलाता है पूर्णिमा। ठीक है, यही है पूर्णिमा की स्थिति, फुल मून। इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, ये पूर्णिमा की स्थिति हो गई। यहाँ पे चांद जो है सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। फिर जो है यहाँ पे चांद अपनी जगह पे नहीं रहेगा, सेम कंडीशन होगा। ये अमावस से पूर्णिमा की स्थिति हो गई, अब फिर से ये जो है पूर्णिमा से अमावस की स्थिति बनने वाली है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर अब फिर जब चांद बनेगा तो इसके फिर विपरीत दिशा में जो है अंधेरा हो जाएगा, और ऊपर की ओर जो है रोशनी पड़ने के कारण ये यहाँ पे हमें जो है सवेरा दिखाई पड़ेगा, दिन दिखाई पड़ेगा, उजाला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा छोटा बन गया, आप इसको देख लीजिए। अब फिर जो है चांद जब यहाँ घूम के आएगा, यहाँ जब चांद घूम के आएगा तो इसके फिर से जो निचले भाग में है बहुत ज़्यादा अंधेरा पड़ने लगेगा। ठीक है, निचले भाग में बहुत ज़्यादा अंधेरा पड़ने लगेगा, और हमें चांद का जो है छोटा फिर से हिस्सा यहाँ पे दिखाई देना लगेगा, और फिर यहाँ पर चक्कर लगाते हुए चांद अपनी पुरानी स्थिति में वापस पहुँच जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहले अमावस से पूर्णिमा का चक्र, और फिर उसके बाद हो गया पूर्णिमा से अमावस तक का चक्र। ठीक है, अमावस से पूर्णिमा तक का चक्कर लगाने में चांद को 14 दिन का समय लगता है। इस 14 दिन के समय को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। और फिर से जो है पूर्णिमा से अमावस तक की स्थिति में जाने में चांद को पूर्णिमा से अमावस तक की स्थिति में जाने में फिर से 14 दिन का समय लगता है। इसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। यहाँ रात बहुत अंधेरा होता है, मतलब काला रात दिखाई पड़ता है, और शुक्ल पक्ष में रात थोड़े इंजोला होता है, वहाँ थोड़ा सा रोशनी हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर भी जो है 14 दिन का समय लगता है कृष्ण पक्ष होने में। अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ क्या होता है कि शुक्ल पक्ष के समय जो है ना मधुमक्खियाँ थोड़ी सी गुमराह हो जाती है। गुमराह क्या हो जाती हैं, अपने थोड़े भ्रम में आ जाती हैं। उनको लगता है कि क्योंकि भाई शुक्ल पक्ष में होता है थोड़ा चांदनी रात होती है, थोड़ा लाइट दिखता है रात में भी, ठीक है। इस वजह से मधुमक्खियाँ क्या सोचती हैं कि हमें रात में भी कोई देख रहा है, तो इस वजह से वो रात में छत्ते नहीं बनाती हैं, उसमें शहद नहीं रखती हैं, क्योंकि उन्हें कोई उतार के ले जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो छत्ते बनाती हैं तो कब, कृष्ण पक्ष में, क्योंकि उस समय पूरा अंधेरा होता है, तो उनको लगता है कोई नहीं देख रहा है, अब जो है अच्छे से अपने छत्ते को बना लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया है कि कब पूर्णिमा कब लगता है और अमावस कब लगता है, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा जाता है, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में जो बच्चा जो पूर्णिमा के समय पैदा होता है उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये इंजोलिया रात होती है, कहते हैं यह ना, ये भगवान का दिया हुआ जो रोशनी आ रही है इससे पढ़ने पर बच्चा अच्छा होगा, ऐसा ऐसा या ऐसा जो है ये ज्योतिष के अनुसार होता है, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है, हमारा जो महीना होता है कैलेंडर में, हमारा महीना होता है 30 दिन का, 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन का ये हमारा महीना होता है कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन चंद्रमा को आप देखिए कि ये कितने दिन में अपना चक्कर पूरा कर ले रहा है, 14 और 14 28 दिन में, ठीक है। 14 दिन में ये जो है 28 दिन में पूरा कर लेता है। तो चंद्रमा का एक महीना कितना होता है, चंद्रमा का एक महीना 28 दिन का होता है, ठीक है। 28 दिन का होता है भैया चंद्रमा का एक महीना। 28 दिन में बचे 2 दिन, तो उसका क्या होगा, इसी दो दिन बचने के कारण क्या होता है ना, हमारी त्योहारें जो हैं हमें हर साल जो है आगे पीछे होती रहती हैं। लगभग मतलब महीना वही होता है, लेकिन डेट्स जो हैं वो आगे पीछे होने लगती हैं। लेकिन इस 2 दिन को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हमारे हिंदू वाले त्यौहार में क्या होता है ना कि हर 3 साल में एक अलग से महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे कहते हैं 2 मास, ठीक है। क्या कहा जाता है, 2 मास। इस 2 मास को जोड़ देने से होता ये है कि जितने भी त्योहारें जो आगे सरक गई होती हैं, जैसे मार्च में अगर होली पड़ेगा 28 मार्च को कभी पड़ गया, तो उसको फिर से खिसका करके जो है चल रहे भैया अपने जगह में आ जा तू, अब फिर से होली जो है 5 तारीख को पड़ेगी, ऐसा जो है मार्च में आ जाता है। तो ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म में होता है, लेकिन ये मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं होता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, 2 मास उनमें नहीं लगता है, ठीक है। ये 30 दिन को कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया जाता है, ओके। अब होता क्या, देखिए पूर्णिमा की स्थिति आप लोग जान गए, अमावस की स्थिति आप जान गए, न्यू मून और फुल मून। अब क्या होगा कि देखिए एक कंडीशन होती है, रेयर कंडीशन होता है ये थोड़ा सा। ये महीना हमारा आ गया 30 दिन का, 30 दिन का ये हमारा महीना हो गया। अगर मान लीजिए महीने के शुरुआत के 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को पूर्णिमा पड़ जाता है, ये बहुत कम होता है, लेकिन जान लीजिए महीने के शुरुआत में 1 या 2 तारीख को अगर पूर्णिमा पड़ जाता है तो एकदम फिक्स है कि ये महीने के आखिरी के 28 तारीख को या फिर 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को एक पूर्णिमा पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ने के, इसे हम कहते हैं ब्लू मून। इसे हम कहते हैं ब्लू मून, ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्लू मून। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रेयरली कंडीशन होता है, जो बहुत कम पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। हम लोगों ने जो है चंद्रमा की पूरी कलाएँ जान ली है, चंद्रमा कब अमावस लगता है, कब पूर्णिमा लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली है। आने वाली वीडियो में अब मैं आप लोगों को सिजवी के बारे में बता दूंगा कि कब ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, या फिर कब सूर्य ग्रहण लगता है। ये सारी चीज़ें जो है आने वाली वीडियो में आपको समझा देंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग पूछा करिए, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, जिससे आगे वीडियोज़ बनाने में थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा उत्साह मिले, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू और जय हिंद।